नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ऑगस्टा मामले में सीबीआई का बड़ा दावा। पूछताछ में पूर्व सेनाध्यक्ष एसपी त्यागी ने फिल्म मैकेनिको के सीईओ से मुलाकात की बात कबूली। आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा बनाया जा रहा है निशाना। यूरोप की खराब शुरुआत ने तोड़ा बाजार का हौसला। सेंसेक्स ऊंचाई से 450 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी 7,750 के नीचे। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कंपनियों ने कॉल ड्रॉप के लिए सरकारी टैक्स ढांचे को जिम्मेदार ठहराया। कंज्यूमर सोसाइटी ने कहा 2 कॉल ड्रॉप के बाद हर ड्रॉप के लिए मिले मुआवजा। डीजल गाड़ियों को फेज आउट करने का प्लान देने के लिए दिल्ली सरकार को मिला 2 दिन का वक्त। 6 मई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश में घरेलू एयरपोर्ट पर बंद हो सकती है शराब की बिक्री। कई एयरलाइंस ने की एविएशन रेगुलेटर से मांग। और राष्ट्रपति ने नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वालों को किया सम्मानित। अमिताभ, कंगना और संजय लीला भंसाली को मिले अवार्ड। मनोज कुमार को भी मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ऑगस्टा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व वायुसेना चीफ एसपी त्यागी ने मान लिया है कि उन्होंने फिल्म मैकेनिको कंपनी के सीओओ जापा से मुलाकात की थी। मुलाकात साल 2005 में दिल्ली में हुई थी। त्यागी ने 4 कंपनियां वंशी, अनुरथ, श्रवण और मेघांशु से वित्तीय कनेक्शन की बात भी मान ली है और कल भी सीबीआई एसपी त्यागी से पूछताछ यहां करेगी। इससे पहले सीबीआई ने आज त्यागी से सवाल पूछे कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद इटली जाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। सीबीआई इस दौरे का मकसद जानने की कोशिश यहां कर रही है। सीबीआई ये जानकारी भी जुटा रही है कि एसपी त्यागी को ऑगस्टा वेस्टलैंड के रिप्रेजेंटेटिव से दोबारा मिलने की क्या जरूरत पड़ी। वहीं ईडी ने भी इस मामले में पूछताछ के लिए एसपी त्यागी और उनके चचेरे भाई जूली त्यागी को समन भेजा है। ईडी दोनों से 6 मई को यहां पूछताछ करेगा। और इस बारे में और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर सीबीआई का दावा है कि यहां एसपी त्यागी ने माना है कि उन्होंने फिल्म मैकेनिको के सीईओ से मुलाकात की है। हमें आप ये समझाइए कि ये किस तरह से गलत था। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने जब ये स्वीकार कर लिया है, जैसा कि सीबीआई दावा कर रही है, वो ऑगस्टा वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी के सीईओ के साथ मुलाकात किए थे, तो अब सीबीआई के लिए साबित कर पाना काफी आसान हो जाएगा कि इस पूरे मामले में रिश्वत ली गई थी और एसपी त्यागी की भूमिका काफी अहम थी। क्योंकि ये जो मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात 15 फरवरी 2005 को हुई थी और उसके अगले ही महीने यानी मार्च 2005 में हेलीकॉप्टर खरीद के लिए जो नीलामी रखी गई थी, नीलामी की शर्तें आसान कर दी गई और ये कहा गया कि वो कंपनी भी इस नीलामी में हिस्सा ले सकेंगी जिनके हेलीकॉप्टर की उड़ान क्षमता 4,500 मीटर है। अब तक शर्त ये थी कि सिर्फ वही कंपनी इस नीलामी में हिस्सा ले सकेगी जिसकी उड़ान क्षमता, जिसके हेलीकॉप्टर की उड़ान क्षमता 6,000 मीटर है। नीलामी की शर्तों को आसान करने के बाद ही ऑगस्टा वेस्टलैंड इस नीलामी में हिस्सा ले सकी। तो अब सीबीआई के लिए काफी आसान हो जाएगा साबित करना कि जानबूझकर नीलामी की शर्तें आसान की गई ताकि ऑगस्टा वेस्टलैंड इस नीलामी में हिस्सा ले सके और इसमें पूर्व वायुसेना अध्यक्ष यानी तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी की भूमिका काफी अहम थी। लेकिन लक्ष्मण, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि एसपी त्यागी ने 4 कंपनियों में आर्थिक उनके हित भी थे। ये बताएं कि इन कंपनियों का ऑगस्टा डील से आखिर क्या नाता है। इन 4 कंपनियों के साथ ऑगस्टा वेस्टलैंड का वैसे तो सीधा नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बार बार ये आरोप लग रहा था कि रिश्वत ली गई, बाहर से पैसा आया, लेकिन ये साबित नहीं हो पा रहा था कि बाहर से पैसा आया तो गया कहां और जहां गया उसका पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी के साथ सीधा नाता रिश्ता क्या था। अब यहाँ पे त्यागी की ओर से यह स्वीकार किया जाना कि इन 4 कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी थी, ये काफी अहम होता है क्योंकि जो सीबीआई के पास आंकड़े हैं, जानकारी है, उसके मुताबिक बाहर से जो पैसा आया वो विदेशी निवेश के तौर पर आया और वो विदेशी निवेश इन 4 कंपनियों में किया गया। तो अब ये काफी आसान हो जाएगा साबित करना कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष यानी तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष ने रिश्वत ली थी ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में और रिश्वत का पैसा विदेशी निवेश के तौर पर आया और इन 4 कंपनियों में आया। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए लक्ष्मण। वहीं इस बीच ऑगस्टा मामले को लेकर सियासी लड़ाई भी तेज होती जा रही है। गांधी परिवार के करीबी और राहुल गांधी के सलाहकार कनिष्क सिंह के बहाने बीजेपी ने गांधी परिवार पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने जहां पूरे मामले की जांच तेज करने की मांग की है, वहीं राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है। राहुल ने कहा है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है और वो इस बात की परवाह नहीं करते।
केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जांच की आंच अगर किसी के परिवार तक पहुंचती है तो सरकार इसमें क्या करे। अब भ्रष्टाचार की ये परतें उनके परिवार के आसपास पहुंचती हैं, कभी वाड्रा के पास कभी और के पास, तो हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने पूरे गांधी परिवार और विशेष रूप से राहुल गांधी के करीबी और सलाहकार कनिष्क सिंह पर ऑगस्टा वेस्टलैंड डील सहित अन्य मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने मामलों की जांच ईडी और सीबीआई से कराने की मांग की थी। इटालियन कोर्ट ने कहा कि हाँ, हेलीकॉप्टर घोटाले में 360 करोड़ मिचेल हेल्थ के कनेक्टिविटी। बीच में और कुछ जानकारी मेरे पास आई कि गांधी परिवार के कुछ सदस्यों के एमजीएफ कनिष्क सिंह के मामा नाना मम्मी की जो कंपनी है उसके और गांधी परिवार के दिल्ली में भी कुछ छोटे मोटे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हुए जो हरियाणा में रॉबर्ट वड्रा के हुए उसी प्रकार से। तो मैं जानना चाहता हूं ये सब चीजें एक बार समाज के सामने आए और इसीलिए मैंने संसद में इस संबंध में नोटिस दी है। रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर हो रही सुनवाई में सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है और इसके पहले सुनवाई के दौरान कंपनियों और कंज्यूमर के वकीलों ने दिलचस्प तर्क रखे हैं। एक और कंपनियों की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कॉल ड्रॉप के लिए सरकारी टैक्स ढांचे और महंगे स्पेक्ट्रम को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कंज्यूमर्स का पक्ष रख रहे वकीलों ने कहा है कि कंपनियां रोजाना 2 कॉल ड्रॉप तक की छूट ले लें, लेकिन इसके बाद उन्हें होने वाले हर कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजा देना होगा। और क्या कहा गया है सुनवाई में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, ये समझाएं कि आखिर कंज्यूमर और कंपनियों के वकीलों की तरफ से किस तरह के तर्क वितर्क हुए हैं आज सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज कंज्यूमर और टेलीकॉम कंपनियों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। जो कंज्यूमर पक्ष की तरफ से बड़ी दलील ये दी गई कि जो एक नया फॉर्मूला उन्होंने कोर्ट के सामने रखा वो ये कि पहली 2 कॉल ड्रॉप्स पर कंपनियों से कोई जुर्माना ना लिया जाए, लेकिन अगर तीसरी बार कॉल ड्रॉप होती है और आगे भी सिलसिला जारी रहता है तो हर कॉल ड्रॉप पर कंपनियां जुर्माना दें और ये फॉर्मूला न सिर्फ रिसीविंग बल्कि कॉलिंग साइड पर भी लागू किया जाए। वहीं अगर हम टेलीकॉम कंपनियों की बात करें तो आज टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने देश के प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कर्ज और निवेश से जुड़े आंकड़े कोर्ट के सामने पेश किए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बड़े पैमाने पर पिछले 5 साल में कंपनियों ने स्पेक्ट्रम और नेटवर्क में इन्वेस्ट किया है, जबकि रेट ऑफ रिटर्न कंपनियों का मौजूदा वक्त में 1% से भी कम है। उन्होंने देश के टेलीकॉम सेक्टर की तुलना चाइना से की। उन्होंने बताया कि चाइना में इस क्षेत्र में जो कुल टैक्स लगता है वो करीब 11% है, लेकिन देश में यही 25 से 29% तक है। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट को बताया कि दिल्ली मुंबई में जो ट्राई की तरफ से कॉल ड्रॉप ड्राइव टेस्ट किया गया था उसकी फाइंडिंग अभी तक टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझा नहीं की गई है। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। ऊपरी स्तर पर बिकवाली के कारण भारतीय बाजार आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। घरेलू बाजार में आज शुरुआती तेजी हमने देखा कि दिखाई दी थी, लेकिन बाद में यूरोपियन बाजारों में कमजोरी से दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स दिन के ऊपरी स्तर से लगभग 450 पॉइंट से ज्यादा आज गिर गया, जबकि निफ्टी की बात करें तो ये 7,750 के नीचे फिसल गया है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बताएं कि आज बाजार में जो हमने कमजोरी का आलम देखा, इसके पीछे वजह क्या रही? एशियाई बाजारों की कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार मजबूती के साथ खुले और उसके पीछे घरेलू कारण थे। कल देर शाम आए कोर सेक्टर आउटपुट के डेटा मजबूत है और आज सुबह मानसून को लेकर थोड़े अच्छे संकेत आते हुए दिखे, जिससे बाजारों में जोश आया। लेकिन दोपहर में जैसे यूरोप के बाजार कमजोर खुले और भारतीय बाजारों में अचानक से बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखा। डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 100 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, जिससे सेंटीमेंट खराब हुआ। एफआईज की तरफ से अगर देखें तो कैश मार्केट में पिछले सत्र में खरीदारी के आंकड़े आए हैं, लेकिन वायदा कारोबार में लगातार एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव है। यही वजह की ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली आती दिख रही है और डोमेस्टिक फंड्स भी फिलहाल बहुत बड़ी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर रहे हैं। 7,900 ये वो लेवल है जहां पर बाजार के लिए बिकवाली का दबाव आता दिखता है, उसे पार करना मुश्किल होता है और 7,700 के आसपास सपोर्ट। तो यही वजह थी कि सेंसेक्स और निफ्टी ने बड़ा उतार चढ़ाव दिखाया। 450 अंक दिन में के दौरान सेंसेक्स ऊपर नीचे हो गया, निफ्टी में 150 अंकों से ज्यादा का मूव आया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह से मजबूत थे, लेकिन फाइनली दिग्गजों की कमजोरी के सामने वहां पर भी दबाव बाद में
बढ़ गया और बैंक निफ्टी ये भी कमजोरी के साथ ही आज बंद होता नजर आया। तो ये था बाजार का आज का पूरा हाल, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बैंकों के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन की जंग और तेज हो गई है। खराब नतीजों का असर आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप पर साफ देखने को मिल रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की मार्केट कैप में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की हालत क्यों खस्ता हो रही है, इसी पर और बातचीत के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, ये बताएं कि आखिर आईसीआईसीआई बैंक की हालत क्यों यहाँ खस्ता हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जब भी किसी कंपनी के रिजल्ट आते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका एनपीए होता है। लगातार अगर एनपीए बढ़ता रहेगा तो कोई भी उस पर ट्रस्ट करना धीरे धीरे कम कर देगा और ये एनपीए से ये भी साबित हो जाता है कि कंपनी पैसे का रिकवर करने में काफी हद तक मुश्किलों में है। और यही ठीक आईसीआईसीआई में देखने को मिल रहा है, जहां पे इसका मार्केट कैप अब कोटक जैसे बैंक के बराबर हो गया, जहां पे करीब 5 साल पहले ये फर्क करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ करता था, अब बिल्कुल करीब आ चुका है। आप आंकड़ों में देख भी पा रहे हैं। अब इसके आंकड़े समझ लीजिए कि एनपीए किस तर्ज पर बढ़ते हुए दिखे। हमने 3 बैंकों के एनपीए से निकाले हैं, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक आपको जो ट्रेंड दिख रहा है ये बढ़ते हुए ट्रेंड में है और एक 1.65% से सीधा ये अब 3% के आसपास हुआ है। ये सिर्फ 3 क्वार्टर्स के आपके सामने ये एनपीए की फिगर है। इसी के मुकाबले अगर आप एचडीएफसी देखेंगे वहां पे आपको कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, बिल्कुल फ्लैट है ये और अच्छे कॉर्पोरेट बैंक्स में माना जाता है और इसका अगर आप 0.5% से कम अभी भी एनपीएस चल रहा है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक जिसके साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, अगर आप इसका भी ट्रेंड देखेंगे तो एक रेंज में रहने के बाद वापस वहां पे गिरता हुआ दिखा है, क्योंकि यह 0.93% एनपीए जो था वो अब घटकर 0.85 हुआ है। तो एनपीए के लिहाज से लगातार स्थिति जो बिगड़ रही है आईसीआईसीआई बैंक की, वो उसके मार्केट कैप और अलग अलग फाइनेंशियल्स पे जरूर देखने को मिल रही है। क्लियरली, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए डिम्पी। वहीं आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल ने अपने मैनेजमेंट में बदलाव करते हुए फ्यूचर ग्रुप के चीफ किशोर बयानी को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है और इसके अलावा राकेश बयानी को जॉइंट एमडी बनाया गया है। भारतीय रिटेल का नाम बदलकर जल्द ही फ्यूचर रिटेल लिमिटेड हो जाएगा और इसी नाम से ये स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होगी और पिछले साल ही फ्यूचर ग्रुप ने भारतीय रिटेल के साथ मर्जर का ऐलान किया था। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट गई दिल्ली सरकार को अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया है। 2 दिन में सरकार को डीजल गाड़ियों को फेज आउट करने का प्लान कोर्ट को समझाना होगा। अब 6 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सरकार सभी पक्षों से बात करके समस्या सुलझाने में लगी है। सारे पहलुओं को लेकर के अदालत के समक्ष इन बिंदुओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि एक व्यवस्थित और बैलेंस समाधान निकल सके, जिसमें दिल्ली के पर्यावरण को भी हम बेहतर करने की दिशा में बढ़ सके और जो टैक्सी चालक हैं उनकी जो जिंदगी है, रोजी रोटी है, उसके लिए भी हम अस्थायी समाधान निकाल सकें। प्रस्तावित नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए सिडको ने वित्तीय बोलियां मंगवाई हैं और इसके लिए 3 कंपनियों का चुनाव किया गया है। इसमें जीएमआर इंफ्रा, मुंबई इंटर और मिया इंफ्रा शामिल है। तीनों कंपनियों से सितंबर तक बोलियां देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की लागत 14,500 करोड़ से ज्यादा है। इसे 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और अब एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए सब्जियों की कीमत में कैसे लग रही है आग। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। देश की कई एयरलाइंस ने घरेलू एयरपोर्ट पर शराब बेचने और पीने पर रोक लगाने की मांग की है। एयरलाइंस की शिकायत है कि शराब पीकर यात्रा करने वाले लोगों की वजह से उड़ान में कई बार परेशानी उठानी पड़ती है। घरेलू एयरलाइंस के संगठन एफआईए ने सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एयरपोर्ट पर शराब बिकने की वजह से यात्री पीकर विमान में आते हैं और इससे उड़ान की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाता है। एफआईए ने कहा कि वैसे तो शराब पीकर उड़ान भरना एक जुर्म है, लेकिन हवाई अड्डों पर शराब की दुकानें और पब दोनों ही होते हैं। ऐसे में शराब पीकर यात्रा करने वाले मुसाफिरों का पता लगा पाना संभव नहीं हो पाता है। एफआईए का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले हुए हैं जब शराब पीकर यात्रा करने वालों ने बाकी के पैसेंजर्स और फ्लाइट के क्रू के साथ बदतमीजी की है और इन्हीं वजहों से कई बार फ्लाइट को भी डिले करना पड़ा है। लेकिन एयरलाइंस के इस प्रस्ताव से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कई लोग असहमति भी जता रहे हैं।
अगर आपने एविएशन इंडस्ट्री को सक्सेसफुली चलाना है, जो हमारा फ्यूचर है, तो सीमलेस इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट जरूरी है। अगर सीमलेस और इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट जरूरी है तो अल्कोहल आपको एज ए पार्ट ऑफ द ड्यूटी फ्री शॉप्स एज ए मैंडेटरी आइटम चलना ही पड़ेगा। एयरलाइंस के इस मांग पर हालांकि अभी तक डीजीसीए ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन एयरलाइंस का कहना है कि वो इसके लिए सिविल एविएशन रेगुलेटर पर दबाव बनाते रहेंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। हम आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सूखा और सब्जी की कम आपूर्ति के चलते सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही सब्जियों के दाम काफी चढ़ चुके हैं। सब्जी खरीदने में आपकी जेब पहले से कितनी ज्यादा ढीली हो रही है, देखिए ये रिपोर्ट। सब्जियों के दाम होलसेल और रिटेल दोनों तरह के बाजार में बढ़े हैं। रिटेल मार्केट में सब्जियों के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं। 26 अप्रैल को पत्ता गोभी जहां 30 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, वो 3 मई को 40 रुपए प्रति किलो मिल रही है। वहीं फूल गोभी की कीमत 50 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किलो हो चुकी है, तो टमाटर 20 रुपए प्रति किलो से उछलकर 50 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। अदरक 102 रुपए की बजाय 160 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, तो करेला 100 रुपए की जगह 120 रुपए प्रति किलो में है। महाराष्ट्र में दुष्काल है, उसके वजह से तो पूरा महाराष्ट्र में अभी बहुत जगह पानी कम है। इसके हिसाब से खेतों में माल एकदम कम है। लेकिन जो अभी बम्बई मार्केट में जो माल आता है वो गुजरात से आता है, कर्नाटक से आता है, आंध्रा से आता है। जो आजू बाजू की जो राज्य है उसमें से अभी 50% माल आ रहा है। महाराष्ट्र में 80% सब्जी की आपूर्ति अपने राज्य से होती है, जबकि 20% सब्जियां बाहर से आती हैं। राज्य में इस समय जिन सब्जियों की खपत ज्यादा है, उन्हें बाहर से मंगाना और महंगा पड़ रहा है। यानी जितनी सब्जियां महाराष्ट्र के लोगों को चाहिए, उसकी आधी सब्जी ही लोगों तक पहुंच पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच महाराष्ट्र में सूखे पर एक बार फिर स्थिति चिंताजनक हो गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि मई जून में सूखे से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस पर महाराष्ट्र सरकार को 5 मई को जवाब देना है। और इधर दिल्ली में अवैध तरीके से चलने वाले बॉटलिंग प्लांट बढ़ते जा रहे हैं। आज दिल्ली में जल मंत्री कपिल शर्मा ने 17 अवैध बॉटलिंग प्लांट को बंद कराया है। इनके अवैध होने की शिकायत दिल्ली जल बोर्ड ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में की थी। और देश में पानी की स्थिति पर चिंता जताते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि देश में करीब 16 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें साफ पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो उत्तराखंड मामले में विधानसभा में शक्ति परीक्षण पर विचार करे। अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने पूछा है कि क्यों कोर्ट की निगरानी में उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं हो सकता। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद केंद्र सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसने खटखटाया था और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में सियासी संकट बजट पेश होने के दौरान शुरू हुआ था। 18 मार्च को वित्त विधेयक को पेश जब किया जा रहा था, तब कांग्रेस के 36 में से 9 विधायक बागी होकर बीजेपी से मिल गए थे और इसके बाद विधानसभा के स्पीकर ने बागी 9 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। बाद में रावत सरकार के अल्पमत होने की बात कहकर राज्य में केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राज्यसभा में आज वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सरकारी बैंकों के फंसे पैसे की जानकारी दी है। जयंत सिन्हा ने कहा है कि सरकारी बैंकों से लोन लेने वाले विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या 7,686 है और इस पर कुल मिलाकर अब 66,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस बैंक के कितने डिफॉल्टर हैं और किस बैंक का कितना पैसा फंसा है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर SBI, अगर हम देखें तो यहाँ पे 1164 विलफुल डिफॉल्टर है और सबसे ज्यादा कर्ज फंसा है 11,705 करोड़ का यहाँ पर कर्ज फंसा हुआ है इस बैंक का। साथ ही PNB आप देखिए 904 विलफुल डिफॉल्टर है, 10,870 करोड़ का कर्ज फंसा है इस बैंक पर। साथ ही यूको बैंक 628 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं और 4251 करोड़ का इन पर कर्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ ही सेंट्रल बैंक भी पीछे नहीं है, 730 विलफुल डिफॉल्टर है और 4408 करोड़ का कर्ज फंसा हुआ है। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक भी आप देख सकते हैं 615 और 657 विलफुल डिफॉल्टर्स है और 3000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इन तमाम बैंकों पर है। तो फिलहाल ये लिस्ट पेश की है वित्त राज्य मंत्री ने। और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विजय माल्या की, जहां राज्यसभा चेयरमैन ने माल्या का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। वजह ये बताई गई है कि जो इस्तीफा माल्या ने भेजा है उसमें असली हस्ताक्षर
हस्ताक्षर नहीं है। और इससे पहले इस्तीफा देने के बाद माल्या ने ट्वीट कर कहा है कि वो डिफॉल्टर नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मैं मानता हूं कि किंगफिशर पर बैंकों का बकाया है और मैंने ना तो उधार लिया है और ना ही मैं कर्जदार हूं। सेटलमेंट ऑफर देने के बावजूद मैं डिफॉल्टर क्यों हूं। जल्दी आप अपने उबर ऐप की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में कैब बुक करा सकेंगे। आज इस ओर पहला कदम बढ़ाते हुए कैब एग्रीगेटर उबर और पेटीएम ने अलीबाबा के पेमेंट ऐप अलीपे के साथ नई डील की है और इस महीने के अंत तक पेटीएम के साथ मिलकर अलीपे इस फीचर को भारत में भी लॉन्च करेगा, जिसके बाद आप अगर भारत से बाहर जाते हैं तो उबर ऐप की मदद से कैब बुक करके पेटीएम के जरिए दूसरी करेंसी में पेमेंट आप कर सकेंगे। Alipay has a strategic partner in Paytm in India. So we'll take this partnership forward and do further product integrations with Paytm. So इस collaboration का जो आज announce हुआ है, you will see other product integrations with Alipay's partner Paytm in India. मोबाइल वॉलेट और ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम अगस्त तक अपने पेमेंट बैंक को लॉन्च करना चाहती है। पेमेंट बैंक में कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए पेटीएम ने विप्रो के साथ डील भी कर ली है और पेमेंट बैंक लॉन्च करने के लिए पेटीएम का फोकस खासतौर से मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत पर है, क्योंकि पेटीएम के फाउंडर और सीईओ शेखर शर्मा के मुताबिक इन जगहों पर सबसे ज्यादा बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। हमारा प्लान ये है कि हम टेक्नोलॉजी और सारे सिस्टम अगस्त तक तैयार कर लें और अगस्त के बाद जब भी कभी फिर हमें रेगुलेटर के पास हम जाएं और जब वो परमिशन मिले और जो इनपुट मिलेंगे उनको सही करके हम लॉन्च करना। श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव ने भी योग दिवस का भव्य आयोजन यहां पर करने के लिए कमर कस ली है। 21 जून को होने वाले योग दिवस के मौके पर बाबा रामदेव ने फरीदाबाद में योग शिविर के आयोजन की बात कही है और साथ ही इस मौके पर फरीदाबाद के लिए सौगात की बात भी कही है। इस मौके पर हमारे संवाददाता अर्नब वसावड़ा ने बात की बाबा रामदेव से। योग मात्र एक दिन का इवेंट नहीं है, ये तो हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली है और यही हमारा सपना है। इसी को साकार करने की दिशा में अभी से पूरे देश भर में हमने ये मुहिम छेड़ रखी है और पिछले 20 सालों से मैं लगातार इस काम में लगा हूं और करीब 20 करोड़ लोगों तक मैं सीधे तौर पर गया हूं। फिल्मों की दुनिया में अवार्ड तो कई हैं, लेकिन इसका कोई सानी नहीं। जिस सितारे को ये अवार्ड मिलता है उसका नाम अमर हो जाता है। जिस फिल्म को ये अवार्ड मिलता है वो कल्ट बन जाती है। आज ये अवार्ड दिए गए। ये मौका खास है, ये अवार्ड खास है। ये है नेशनल फिल्म अवार्ड। खुद राष्ट्रपति ने 63वां नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वालों को सम्मानित किया। महानायक अमिताभ बच्चन को पीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी फिल्म श्री अमिताभ बच्चन। कंगना रनौत को तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। संजय लीला भंसाली को बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म बाहुबली को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है दम लगा के हरीशा को। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड मिला है बजरंगी भाईजान को। इस मौके पर एक्टर मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक में गुडविल एम्बेसडर को लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। अब रियो ओलंपिक के गुडविल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनेंगे। उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पेशकश को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था, लेकिन इस पर सवाल उठाए गए थे। क्रिकेट के दो सितारे विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की दौड़ में शामिल हो गए हैं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज कोहली का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए बढ़ाया है। वहीं अजिंक्य रहाणे के नाम की सिफारिश अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई है। बीसीसीआई ने 4 साल बाद किसी क्रिकेटर का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। अगर कोहली को ये पुरस्कार मिलता है तो वो सचिन तेंदुलकर और धोनी के बाद ऐसे तीसरे क्रिकेटर होंगे जिन्हें यह अवार्ड मिलेगा। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।